कैसे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो हेलो बेटा कृष, हृदय, रोशन, एस के भाई, प्रणाम बेटा। शाश्वत, शुक्ला, वंशिका, प्रज्ञा, काजल, कमल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया लेक्चर नंबर 4। पिछली क्लास में हम लोगों ने सरल रेखा के विभिन्न रूपों की बात की थी और सारे रूप पढ़ लिए थे। एक एक्स्ट्रा बचा हुआ था प्राचलिक रूप, जो थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, उसको हम आज देखेंगे। फिर कुछ और भी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। 27 तारीख को एडवांस का टेस्ट है बेटा, है ना? डीपीपी करते रहना। डीपीपी नंबर 2 तक सभी लोगों को कर लेना है, पहले ही बता दिया मैंने। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो ये है कि सरल रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति और प्रवणताओं के पदों में दो रेखाओं के मध्य कोण, ठीक है? ये दो चीजें आज हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्राचलिक रूप। यहाँ पर अब इसको बंद किया जाए और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वेरी गुड सभ्यता एंजल, डीपीपी 1 एंड डीपीपी 2 कंप्लीटेड। जय हिंद सचिन कुमार। यहाँ पे स्टार्ट किया जाए प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप, कैसा रूप? प्राचलिक रूप, ठीक है? अब प्राचलिक रूप में क्या होता है, ये सरल रेखा का जो रूप होता है थोड़ा सा अलग टाइप का रूप होता है। देखो, सभी सरल रेखाओं में तुमने एक चीज कॉमन पाई होगी, जितने भी रूप हमने पढ़े हैं, विभिन्न विभिन्न रूप जितने भी पढ़े हैं, चाहे प्रवणता अंतखंड रूप, कौन कौन सा रूप हमने पढ़ा है? हमने पढ़ा है y इक्वल टू mx प्लस सी, ये प्रवणता अंतखंड रूप है। फिर एक बिंदु प्रवणता रूप है m गुणा x माइनस x1। फिर एक दो बिंदु रूप था y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फिर अंतखंड रूप है x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1, है ना? उसके बाद एक सारणिक रूप था जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 सॉरी x y1 x1 y1 1 और x2 y2 1। ये भी दो बिंदु रूप जैसा ही होता है, इसमें भी दो बिंदु दिए होते हैं, इसमें भी दो बिंदु दिए होते हैं। और लास्ट हमने देखा था अभिलंब रूप, जिसमें होता है x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p। सारे के सारे रूपों में एक खास बात थी कि हम किसके मध्य संबंध पता करना चाह रहे थे कि x और y के बीच में क्या संबंध है। बाकी चीजें हम लोगों को दी हुई होती है, जैसे पहले वाले में m और c का मान दिया हुआ होता है, दूसरे वाले में m का मान और x1 y1 बिंदु दिए होते हैं, तीसरे वाले में दोनों बिंदु दिए होते हैं x1 y1 x2 y2, चौथे में अंतखंड दिए हुए होते हैं, x अक्ष अंतखंड कितना y अक्ष अंतखंड कितना। सारणिक रूप में भी दोनों बिंदु दिए हुए होने चाहिए और अभिलंब रूप में भी यह अल्फा कोण और यह p दूरी, ये दोनों चीजें हमें दी हुई होनी चाहिए। बाकी जो संबंध होता है वो किसके मध्य मिलता है? x और y के मध्य मिलता है। इसीलिए व्यापक रूप में हम इसको क्या लिख दिया करते हैं? ax प्लस by प्लस c। किसी भी मेथड से हल करोगे हमेशा इसी प्रकार की रेखा मिलेगी, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना? एक एग्जांपल ले लिया हमने। अब प्राचलिक रूप में क्या होता है, थोड़ी सी चीजें अलग टाइप की होती है। प्राचलिक रूप में रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक को लिखा जाता है। मान लीजिए यहां पर मैंने एक रेखा बना दी इस तरह से, है ना? और इस रेखा पे फिर से जानकारी तो दो हमको चाहिए होगी, बिना दो जानकारी के हम लोग नहीं लिख सकते, है ना? तो क्या क्या यहां पे जानकारी दी हुई है हम लोगों को कि इस रेखा पर एक बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए बिंदु के निर्देशांक है x1 y1, है ना? और हमें दी गई है इस बिंदु की प्रवणता थीटा। तो इस बिंदु की समीकरण तो तुम बड़ी आसानी से लिख सकते हो, है ना? बिंदु प्रवणता रूप से लिख सकते हो। एक बिंदु भी पता है और थीटा पता है तो tan थीटा आ जाएगा। बड़ी आसानी से हम इस रेखा के समीकरण लिख सकते हैं। अब प्राचलिक रूप में क्या किया जाता है, तुमसे यह पूछा जाता है कि इस रेखा पर, ये जो पीली वाली रेखा है, इस रेखा पर इस बिंदु से r इकाई दूरी पर कौन सा बिंदु है? यानी कि मान लीजिए यहां एक बिंदु q है जो इस बिंदु p से r इकाई दूरी पर है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? समझ गए बात को? क्या बताना होता है प्राचलिक रूप में? निर्देशांक बताने होते हैं इस रेखा पर स्थित किसी भी बिंदु के। तो प्राचलिक रूप में जब समीकरण लिखी जाती है तो एक्चुअल में समीकरण नहीं लिखी जाती है, दो बिंदुओं के निर्देशांक लिख दिए जाते हैं। ऐसे यहां पर x इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे कि रेखा या सरल रेखा जिसकी प्रवणता m इज इक्वल टू टेन थीटा है एवं जिस पर बिंदु p x1 y1 स्थित है, पर बिंदु p x1 y1 से r दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं। क्या होते हैं? अगर इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए तुमको, इस बिंदु के निर्देशांक अगर x y मान ले हम लोग, तो ये कैसे पता किए जाते हैं? इस x1 में r cos थीटा ऐड करोगे तो ये इसका x निर्देशांक आ जाएगा, और y1 में r sin थीटा ऐड करोगे तो y निर्देशांक आ जाएगा। अब देखो यहां पर ऐसा हो सकता है कि r दूरी पर तो एक बिंदु ऊपर भी हो सकता है और r दूरी पर तो एक बिंदु पीछे की तरफ भी हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि इस बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु बताओ, तो r दूरी पर बिंदु तो तुम बोलोगे सर पीछे भी तो जा सकते थे, r दूरी पर यहां पर भी एक बिंदु हो सकता है, ये p q r। तो इस r के निर्देशांक जब पता करने हो, q के निर्देशांक पता करने के लिए क्या करोगे? r को धनात्मक लोगे। जब भी आगे की तरफ या ऊपर की तरफ जाना है r को धनात्मक लोगे, जब भी पीछे की तरफ आना है तो r को ऋणात्मक लोगे। तो यहां भी मान लो एक बिंदु ले लिया जाए r, तो इसके निर्देशांक किस तरह से लिखेंगे हम लोग? इस बार हो जाएगा x1, और चूंकि पीछे की तरफ आए हो तो माइनस r cos थीटा हो जाएगा और y1 माइनस r sin थीटा हो जाएगा। यहां तक की चीजें लिखो, एक सवाल से समझाते हैं फिर तुमको। पर सरल रेखा जिसकी प्रवणता m tan थीटा है एवं जिस पर बिंदु p x1 y1 स्थित है, पर बिंदु p x1 y1 से r दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ये और ये होते हैं। जब आगे और ऊपर जाना हो तो r धनात्मक लिया जाता है, और पीछे और नीचे जाना हो तो r ऋणात्मक लिया जाता है। आगे जाना है तो r धनात्मक लोगे, पीछे जाना है तो r ऋणात्मक लोगे, ऊपर जाना है r धनात्मक लोगे, पीछे जाना है r ऋणात्मक लोगे। ठीक है? अब एक सवाल करेंगे उससे और क्लैरिटी आएगी कि यहाँ पे क्या किस टाइप की बातें की जा रही है। लिख लिया? कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है बताओ? प्राचलिक रूप मतलब बिंदु के निर्देशांक, इसी को हम लोग कहते हैं प्राचलिक रूप। प्राचलिक रूप ये। और प्राचलिक क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें एक प्राचल होता है। इसमें प्राचल क्या है? आर है। प्राचल मतलब होता है वेरिएबल, जिसको बदला जा सके, जिसको बदला जा सके। ठीक है? अभी क्वेश्चन से और चीजें समझ में आएंगी, चिंता नहीं करो। बहुत बढ़िया। तो देखो किस तरह के सवाल आते हैं उस पर समझते हैं। एक
रेखा जिसकी प्रवणता एक है पर स्थित बिंदु 2,3 से √2 इकाई दूरी पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो मैं समझाता हूं ये सवाल, एक सवाल मैं समझा रहा हूं तुमको, ध्यान से सुनो, समझो, फिर अगला खुद से करना। एक रेखा है जिसकी प्रवणता क्या है, एक है, मतलब m का मान कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है, यानी कि tan थीटा कितना दिया हुआ है, एक दिया हुआ है। अगर tan थीटा एक है मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। अब कैसी बात है कि यह रेखा किससे गुजरती है, बिंदु 2,3 से गुजरती है। तो बिंदु 2,3 कहां होता है हमारा, x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, यहां कहीं होगा, और इसकी प्रवणता कितनी है, एक है। ऐसा कुछ यहां पे सिचुएशन है, यह है बिंदु हमारा p 2,3। अब हमें बताना है इससे √2 इकाई दूरी पर, मतलब √2 इकाई दूरी पर आगे की तरफ भी जा सकते हो, है ना, तो मान लो q बिंदु मिलता है, और पीछे की तरफ भी जा सकते हो, मान लो पीछे की तरफ जाने पर r बिंदु मिलता है, ठीक है। तो q बिंदु के निर्देशांक कैसे लिखेंगे हम लोग, q बिंदु के निर्देशांक लिखोगे तुम x y अगर माने तो क्या हो जाएंगे, x = x1 + r cos थीटा और y = y1 + r sin थीटा। अब आगे की तरफ गए हो तो r क्या लोगे, धनात्मक लोगे, t ये x1 y1 का काम करेगा, और थीटा है π/4, तो ये क्या हो जाएगा 2 + √2 cos π/4, और ये हो जाएगा 3 + √2 sin π/4, तो ये हो जाएगा 2 + √2 cos π/4 हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा 3 + √2 sin π/4 हो जाएगा √2, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3, और ये हो जाएगा 3 + 1 4, यानी कि q के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,4। यानी कि इस रेखा पर इस बिंदु से √2 इकाई दूरी पर एक जो बिंदु है वो है 3,4, और एक और भी हो सकता है ये r वाला। अब r के लिए क्या करोगे, q के लिए तो r + √2 लिया था, अब r के लिए स्मॉल r यानी कि दूरी को -√2 ले लोगे, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा x1 - r cos थीटा, या प्लस ही रहने दो, बस r को ऋणात्मक ले लेना, y1 + r sin थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - √2 cos π/4 और 3 - √2 sin π/4, तो ये हो जाएगा 2 - √2 × 1/√2 1 और 3 - √2 × 1/√2 2, यानी कि इधर पीछे की तरफ √2 इकाई दूरी पर जो बिंदु है वो कौन सा हो जाएगा 1,2। समझ में आ गई क्या ये बात, बोलो कितने बालकों को ये बात समझ में आ गई है, क्या इस टाइप के सवाल कर पाओगे। प्राचलिक रूप का मतलब समझ में आ गया क्या, प्राचलिक रूप मतलब एक प्राचल का प्रयोग करेंगे। प्राचल क्या होता है, बिंदु से दूरी, जब आगे की तरफ जा रहे हो तो r का मान धनात्मक ले लेना, और पीछे की तरफ जा रहे हो तो r का मान ऋणात्मक ले लेना। आगे की तरफ गए +√2 ले लिया, पीछे की तरफ गए -√2 ले लिया, समझ गए बात को। सर क्या सवाल, हाँ बिल्कुल पूछे जाते हैं, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं अपनी चॉइस से। हाँ भाई सर को समझ में नहीं आ रहा है, प्राचलिक रूप से क्या होता है, प्राचलिक रूप से हमें निर्देशांक मिलते हैं, है ना, 3 4 एंड 1 2, वेरी गुड, नीचे जाने पर आंसर 1 2, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिद्ध कीजिए ये संरेखीय हैं यदि, क्यों बेटा, इनका सारणिक बना के शून्य कर दो, है ना, या इनकी प्रवणताएं बराबर कर दो, है ना, इतनी सारी चीजें की थी हमने, कोई भी एक काम कर दो, है ना, दो बिंदु अलग अलग लेकर उनकी प्रवणताएं बराबर कर दो, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से पोल भेजा, समझ में आया नहीं आया, ये वाला करो। एक सरल रेखा बिंदु 2,3 से गुजरती है तथा x अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बिंदु P, यही है बिंदु P, है ना, बिंदु P से 4 इकाई दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक पता करो। बताओ, करो इस सवाल को, एक बार प्लस साइन के साथ ले लेना, एक बार माइनस साइन के साथ ले लेना। m = 1 क्या है, ये प्रवणता है बेटा, पिछली क्लास लेनी पड़ेगी तुमको। डीपीपी का सॉल्यूशन अपलोड हो रहा है। सर दूरी तो नेगेटिव नहीं होती है, दूरी को नेगेटिव नहीं माना है बेटा, हमने पीछे की दिशा में गए ना, तो दूरी को कम कर रहे हैं, मतलब, है ना, पीछे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो दूरी ऋणात्मक नहीं मानी है। अगर तुम्हें ऐसे दूरी ऋणात्मक लग रही है तो ये मान लो कि सूत्र बदल दो, इसमें यहाँ r जो है वो धनात्मक ही रखा है, बस r का मान यहाँ बाहर माइनस लगा दिया, है ना, तो तुम्हें अगर इसको प्लस ही रख लो फिर यहाँ सूत्र में माइनस कर देना, ऐसे मान लो कि x1 - r cos थीटा, y1 - r sin थीटा, ऐसा मान लो, दूरी धनात्मक ही है, आगे की दूरी जोड़ रहे हो, पीछे की दूरी घटा दे रहे हो, बस, ठीक है। बताओ, इसका पोल भेज देते हैं, सिंगल चॉइस 120 सेकंड, सिंपल सा एक पोल भेज देते हैं, क्या उत्तर आ रहा है, अरे तुमने तो कमेंट में लिख दिया उत्तर सारे। 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो क्या उत्तर होगा, एक सरल रेखा बिंदु P 2,3 से गुजरती है, तो ये हमारा x1, y1 का काम करेगा, तो ये हमारा थीटा का काम करेगा, है ना, तो एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 2 ± r की जगह 4 और cos 30 डिग्री, ये x हो जाएगा, और y हो जाएगा 3 ± 4 sin 30 डिग्री। 2 ± 4 cos 30 कितना होता है √3/2, और 3 ± 4 sin 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो गया 2 ± 4 √3/2 यानी कि 2 √3, और इसमें हो जाएगा 3 ± 2, तो एक बार जोड़ने वाला लिख दें तो ये हो जाएगा 2 + 2 √3, और इधर प्लस लोगे तो 5, ये किससे आ जाएगा, पॉजिटिव वाले से, और नेगेटिव वाले से क्या आ जाएगा 2 - √3, 1, यानी कि आंसर हो जाएगा ए, 75%, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से प्राचलिक रूप का प्रयोग किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि सरल रेखा के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, सरल रेखा के सापेक्ष बिंदु x1 y1 की स्थिति, ठीक है। तो देखो, मान लीजिए आपको दे दी गई एक सरल रेखा जिसकी समीकरण है ax + by + c = 0, है ना, और दो बिंदु दे दिए गए हैं, एक बिंदु है मान लीजिए p x1, y1, और दूसरा बिंदु है q x2, y2। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये दोनों बिंदु अलग अलग दिशा में हैं या दोनों बिंदु एक ही दिशा में हैं, बताओ तुम्हारा क्या विचार है, कैसे पता कर सकते हैं सापेक्ष बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 की स्थिति, दो बिंदुओं की स्थिति, एक बिंदु की क्या स्थिति, बिंदु की स्थिति पता करनी है तो दो की पता करोगे ना कि दोनों एक ही दिशा में है या अलग अलग दिशा में। क्या लगता है तुमको कैसे पता किया जा सकता है, सरल रेखा की समीकरण दी हुई है और दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, क्या करें, कैसे पता कर सकते हैं, एक तो तरीका है कि ड्रॉ कर दो, है ना, कार्तीय निर्देश तंत्र पे बहुत सुंदर सा बना दो, कोऑर्डिनेट्स,
दूरी से स्लोप निकालकर, बिंदु निकालकर, पता नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। रेखा बनाकर M1 M2। देखो क्या कर सकते हैं मैं बताता हूं तुमको, ध्यान से सुनना। हमने एक चीज पढ़ी थी, दी गई रेखा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटती है। तो अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यह रेखा अंतः विभाजित कर रही है, अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को यह रेखा अंतः विभाजित कर रही है, मतलब ये दोनों बिंदु अलग अलग दिशा में होंगे। और अगर ऐसा हो कि यह दोनों बिंदु एक ही दिशा में है, x1 y1 भी इधर है और x2 y2 भी इधर है, तो अब यह रेखा इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या करेगी, बाह्य विभाजित करेगी। तो हम क्या करेंगे, जो काम वहां किया करते थे वही करेंगे। दो बिंदु दिए हुए हैं, मान लेंगे यह रेखा इनको लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करती है। लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक पता कर लो, उस निर्देशांक को इस रेखा में संतुष्ट करवा दो, लैम्डा का मान पता कर लो। अगर लैम्डा धनात्मक आ गया मतलब कैसा विभाजन हो गया, अंतर विभाजन हो गया, दोनों अलग अलग है। लैम्डा ऋणात्मक आ गया, बाह्य विभाजन है, मतलब दोनों बिंदु एक ही दिशा में है। अब तुम लोगों के लिए ये सारा काम जो है कुछ समझदार लोगों ने करके रख रखा है, और उन्होंने बोला कि डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज करो। कौन सा रिजल्ट यूज करने को कहा उन्होंने, कि अगर दो बिंदु हैं Px1 y1 और एक है Qx2 y2, तो एक काम करो, पहले इस बिंदु को भी इस रेखा में रखो, A x1 B y1 और C, फिर इस बिंदु के निर्देशांक भी इसमें रखो। अगर इन दोनों का चिन्ह समान आ जाता है, समान चिन्ह आ जाता है, तो ये एक ही ओर होंगे, रेखा के एक ही ओर, रेखा के एक तरफ होंगे। और अगर इन दोनों का चिन्ह विपरीत आता है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, विपरीत चिन्ह है ये, तो ये रेखा के विपरीत ओर होंगे, या अलग अलग होंगे, रेखा के सापेक्ष अलग अलग और होंगे, या अलग अलग दिशा में होंगे, या अलग अलग तरफ होंगे। एक तरफ होंगे, अलग अलग तरफ होंगे। अगर किसी को याद हो तो लैम्डा क्या हुआ करता था, -ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई x2 + by2 + c। अगर इन दोनों का चिन्ह समान है, ये ऊपर वाला भी धनात्मक नीचे वाला भी धनात्मक, तो ये पूरी राशि धनात्मक हो गई, बाहर माइनस, लैम्डा ऋणात्मक आ गया। लैम्डा ऋणात्मक मतलब बाह्य विभाजन, दोनों का चिन्ह समान है मतलब बाह्य विभाजन होगा, मतलब दोनों बिंदु एक ही तरफ होंगे। अगर इन दोनों का चिन्ह विपरीत है मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा, बाहर एक नेगेटिव, टोटल पॉजिटिव, लैम्डा पॉजिटिव हो जाएगा, अंतर विभाजन हो जाएंगे, बिंदु अलग अलग तरफ हो जाएंगे। तो हमको वो इस सारी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना है, हमको तो सीधा ये रिजल्ट याद रखना है। जितना जल्दी ये याद रख लोगे उतना जीवन आसान हो जाएगा और उतनी ही जल्दी सवाल सॉल्व कर पाओगे। क्या करेंगे हम लोग, जो भी रेखा दी हुई है पहले बिंदु को उस रेखा में रखो, दूसरे बिंदु को उस रेखा में रखो। अगर दोनों के समान चिन्ह आ गए, दोनों समान तरफ होंगे, समान दिशा में होंगे, विपरीत चिन्ह आ गए तो विपरीत दिशा में होंगे। लिख लो इस बात को। क्या ये बात समझ में आ गई, बोलो। तो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ फिर क्या आंसर होगा इसका। सिंगल करेक्ट 60 सेकंड। कौन सा बिंदु रेखा युग्म के एक और स्थित है, कौन सा बिंदु रेखा युग्म के एक ही और स्थित है। समान चिन्ह मतलब अभी देखना है इसमें, समान चिन्ह मतलब बेटा दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक, ठीक है, दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक। वेरी गुड। साइन 30 डिग्री कैसे आया है, 30 डिग्री थीटा दिया हुआ था। दोनों, ये रेखा क्या है हमारी, ए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बिंदु क्या क्या है, 0, -1 और 0, 0। चिन्ह का क्या मतलब होता है, ये रेखा थी ना 3x - 8y - 7, बस इसका इधर वाला ही पार्ट रखो, इसमें 0 रखो। 8 - 1 - 7, ये मान कितना आ रहा है, 8 - 7 1 आ रहा है। ये 0, -1 इसमें रखने पर, अब 0, 0 रखें तो इसमें 3 × 0 -8 × 0 -7, यानी कि -7। इधर रखने पे धनात्मक आ रहा था, इधर रखने पे ऋणात्मक आ रहा था। चिन्ह का मतलब समझ गए। इस रेखा में ले जाके एक बार 0, -1 रखो, क्या मान आया, 1 आया। एक बार 0, 0 रखो, क्या मान आया, -7 आया। ये क्या है, विपरीत चिन्ह का है, एक धनात्मक चिन्ह का है, एक ऋणात्मक चिन्ह का है। विपरीत चिन्ह का है मतलब ये क्या होंगे, विपरीत और होंगे, अलग अलग तरफ होंगे, अलग अलग तरफ। अब ये तो देखो इसमें पूरा कैलकुलेट किया हमने, यहाँ 4 रखो, 4 किया 12 और 8 किया 24, 36, 36 - 7, 36 - 7 करने पे इधर आ जाएगा 29 और 0, 1 रखने पर -15, तो ये भी विपरीत और हो गए। और -3 रखो तो -3 रखोगे तो -9 + 32, तो -9 - 16 -32, तो इसको रखने पे 16 आ जाएगा। और 1, 2 रखने पर ऋणात्मक ही आएगा। 1, 2 रखोगे -16 -23 -20 आएगा। -1, -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, -3 + 8 -3 + 8 -7, तो माइनस का 2 आ गया। और 3, 7 रखने पे 3 3 9 -7 2 बचे और 8 ही 7 56 -54, तो ये दोनों समान चिन्ह आ गए। तो समान चिन्ह यानी कि एक ही और होंगे, किस तरफ होंगे, एक ही और होंगे। तो होल में क्या आ गया आंसर हमारा, डी। 6% ने डी आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये वाला पोल ही नहीं था क्या वो, चलो हो गया। तो कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात, कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गया है कि किस तरह से रखना होता है ना, मान पुट करना मतलब समझ में आ गया ना। इसमें x की जगह 0 रखा है, y की जगह -1, x की जगह 0 y की जगह 0, तो ये आ गया। समझ में आ गई बात, बाबा बिल्ला। रिया सिंह क्लियर, वेरी गुड। पोल नहीं आया था, कोई बात नहीं। एसके अमन कुमार शर्मा, यस सर। सब ऑप्शन चेक करेंगे, हाँ ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है। ये बताओ इसमें से कौन सा बिंदु, बहुत बढ़िया, इनमें से कौन सा बिंदु रेखा के उस तरफ स्थित है जिस तरफ मूल बिंदु भी स्थित है ना। और सिंगल करेक्ट है, नहीं मल्टीपल करेक्ट। 120 सेकंड। मूल बिंदु रखने पर कैसा चिन्ह आ रहा है, वही चिन्ह इनमें से किस बिंदु को रखने पर आता है। मूल बिंदु रखने पर जैसा चिन्ह आ रहा है वैसा इनमें से किसको रखने पर आता है। 1, 1 -1, 2, 3 में से कौन सा एक रेखा के उस तरफ स्थित है जिस तरफ मूल बिंदु स्थित है। 0, 0 रखने पर नेगेटिव आ रहा है ना। तो 1, 1 रखने पर धनात्मक आ रहा है, 2, 3 रखने पर भी धनात्मक आ रहा है, -1, 2 रखने पर। सॉल्यूशन 0, 0 रखने पर
0,0 रखने पे क्या आ रहा है, 0 + 0 -5 यानी कि नेगेटिव है। फिर 1,1 रखने पर 4 + 3 -5 यानी कि 2, ये कैसा है, धनात्मक है। तो ये तो विपरीत और हो गया, हमें तो पता करना है किस तरफ, मूल बिंदु की तरफ कौन सा है। -1,2 रखने पर -4 + 3 × 6 -5 यानी कि हो गया ये -3, ये ऋणात्मक है। तो ये जिस तरफ मूल बिंदु है उसी तरफ है। लास्ट वाला और चेक कर लेते हैं, 2,3 रखने पर 4 दूनी 8 + 3 × 9 -5, तो ये कितना हो जाएगा, 12, जो कि धनात्मक है। मतलब केवल मूल बिंदु रखने पर ऋणात्मक था, ये रखने पर ऋणात्मक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल और केवल बी, 67%। कुछ लोग ए सी भी लगा गए हैं। तो बताओ क्या ये बात समझ में आ गई है, क्या ये सवाल समझ में आ गया है, क्या यह सवाल समझ में आ गया है, बोलो फटाफट। आयुष्मा वाल्मीकि, बताओ बेटा। उज्जवल, आदित्य यादव, क्या बातें समझ में आ गई हैं, कर पाओगे इस टाइप की चीजें, बोलो। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, 90% की बात समझ में आ गई। तो बेटा मूल बिंदु रखने पर नेगेटिव आ रहा था, तो जब जब नेगेटिव आएगा मतलब ये समान तरफ होंगे, एक ही और होंगे, ये दोनों एक ही और हैं और ये दोनों भी एक ही और हैं, क्योंकि इन दोनों को रखने पे क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है। लेकिन ये मूल बिंदु की तरफ नहीं है, क्योंकि मूल बिंदु रखने पर ऋणात्मक आ रहा था। तो ये छोटी सी चीज थी जो बीच में हमने पढ़ ली। अब अगली चीज पढ़ते हैं हम लोग कि प्रवणताओं के पदों में दो रेखाओं के मध्य कोण, प्रवणताओं के पदों में दो रेखाओं के मध्य कोण। तो मान लीजिए एक रेखा है कुछ इस तरह से और दूसरी रेखा इस तरह से बना देते हैं। इस रेखा का नाम रख दिया हमने L1 और इसकी समीकरण मान ली हमने a1x + b1y या y = m1x + c1, प्रवणता अंतःखंड रूप में मान लेते हैं, और इसकी समीकरण हो गई m2x + c2, पहली रेखा दूसरी रेखा, और इन दोनों के मध्य जो कोण है वो मान लेते हैं थीटा है। तो ये थीटा कैसे पता किया जाता है, तो प्रवणताओं के पदों में तो इस तरह से लिखा जाता है कि यदि या ऐसे दो रेखाएं जिनकी प्रवणता m1 एवं m2 है के मध्य न्यून कोण निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, tan थीटा = मापांक m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। लिख लो इस बात को। मतलब अगर पहले की प्रवणता मिल गई और दूसरे की प्रवणता मिल गई अगर हमको, तो उन रेखाओं के मध्य हम लोग कोण बता सकते हैं। अच्छा, न्यून कोण क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लगाया है, मापांक लगाया है। जब भी हम लोग मापांक लगाएंगे तो केवल क्या मिलेगा, धनात्मक संख्या मिलेगी, और धनात्मक संख्या मिलेगी, और tan थीटा अगर धनात्मक है तो tan थीटा धनात्मक कब होता है, प्रथम चतुर्थांश में, और प्रथम चतुर्थांश के कोण 0 से π/2 के मध्य होते हैं, जो कि न्यून कोण होते हैं। इसीलिए मापांक लगाने की वजह से हम लोगों को न्यून कोण मिल जाता है। और मान लीजिए दो रेखाओं के मध्य अगर ये न्यून कोण मिल गया, 30 डिग्री मिल गया, तो दूसरा वाला तो अपने आप बता दोगे ना तुम, ये पूरा कोण कितना होता है, 180 होता है। अगर 30 डिग्री पता चल गया तो बोल दोगे कि दूसरा वाला 150 डिग्री है, ये 60 हो गया तो 120 डिग्री है, ये 45 हो गया तो 135 डिग्री है। तो दो रेखाओं के मध्य दो कोण हो सकते हैं, है ना। उनमें से हमने न्यून कोण का यहाँ पर सूत्र लिख दिया है, अधिक कोण जो हो जाएगा उसको पाई में से घटा के लिख देंगे, है ना। अधिक कोण कौन सा हो जाएगा, न्यून कोण का सूत्र लिख दिया, अधिक कोण हो जाएगा पाई माइनस थीटा। यहां से थीटा पता कर लोगे और उसको पाई में से घटा दोगे तो अधिक कोण भी आ जाएगा, समझ गए। लेकिन अधिक कोण पूछा नहीं जाता है, दो कोण बोले भी नहीं जाते हैं, दो रेखाओं के मध्य हम लोग एक ही कोण बोलते हैं, जो कि हो जाएगा हमारा न्यून कोण, ठीक है। अब देखो कुछ रिजल्ट होते हैं जिसको हम लोग समझ लेते हैं। क्या रिजल्ट होते हैं वो, नोट। पहला, अभी ये जो सूत्र लिखा है इसको लिख देता हूं मैं पहले यहाँ पे। tan थीटा = क्या लिखा है हमने, m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। पहला रिजल्ट, यदि m1 = m2 हो जाए, m1 m2 बराबर हो जाए, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा 0 हो जाता है, इसका मतलब रेखाएं कैसी हो जाती हैं, रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ये दो रेखाएं अगर बना रखी हमने, एक की प्रवणता m1 है और एक की प्रवणता m2 है। अगर m1 = m2 है तो इनके मध्य कोण 0 डिग्री बोला जाता है, ठीक है। दूसरा, यदि m1 m2 = -1 हो जाए, ये जो यहाँ पर हर में लिखा हुआ है ना m1 m2, इसकी जगह -1 लिख दोगे तो tan थीटा = कितना हो जाएगा, ऊपर m1 - m2 है और नीचे कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब tan थीटा कैसा हो गया, 0 से डिवाइड कर रहे हो तो अपरिभाषित हो गया। और tan थीटा अपरिभाषित कब होता है, जब थीटा कितना होता है, π/2 होता है। इसका मतलब रेखाएं कैसी हो जाएंगी, रेखाएं लंबवत होंगी। दो रेखाओं के मध्य कोण कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब रेखाएं कैसी होंगी, ऐसी लंबवत होंगी। एक L1 है एक L2 है, तो इनके मध्य कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसकी प्रवणता m1 है, इसकी प्रवणता m2 है। अगर m1 × m2 -1 आ रहा है तो रेखाएं कैसी हो जाती हैं, एक दूसरे के लंबवत हो जाती है, ठीक है। इससे हम लोग क्या रिजल्ट पता कर सकते हैं कि यदि दो रेखाएं समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होंगी, उसी का रिवर्स लिख दिया है। और चौथा बिंदु लिख लो भैया, यदि दो रेखाएं लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे कि ये दो रेखाएं बताओ, 3x + 2y + 6 = 0, और एक है 9x + 6y + 7 = 0। बताओ इनके मध्य कोण क्या होगा, इनके मध्य कोण कितना होगा, ए बी सी डी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। और एग्जाम्पल नंबर 2, एक है 3x + 2y + 6 = 0, और एक है 2x - 3y + 7 = 0। प्रवणता निकालना आता है तुमको, प्रवणता किस क्या होती है, 0, 90 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बता देता हूं मैं यहाँ पर कि
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के लिए तो प्रवणता होती है m, और अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो तो प्रवणता कैसे दी जाती है? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, ये होती है माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। बताओ, तो एग्जांपल नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 2 का आंसर बताओ, और ये भी बताओ कि यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? बोलो, क्या यहां तक की बातें समझ में आ गई क्या? 0 डिग्री वैसे लिखो, पहले का आंसर क्या, दूसरे का आंसर क्या? पहली रेखा की प्रवणता क्या है यहाँ पर? m1 कितना है, m2 कितना है? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, ये भी कितना आ गया? -3/2। m1 बराबर m2 हो गया, रेखाएं समांतर हो गई, उत्तर 0 डिग्री हो जाएगा। दूसरे का बताओ, पहले की प्रवणता कितनी होगी? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, दूसरा माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, 2/3। तो m1 गुणा m2 कितना हो जाएगा? -1, यानी कि 90 डिग्री। 0 डिग्री 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। मतलब प्रवणताएं निकाल सकते हो तुम, कोई चिंता की बात है क्या इसमें? किसी को कोई शक? सूत्र याद कर लोगे, अगर प्रवणताएं दी हुई हो तो ये सूत्र का प्रयोग कर लेना है हम लोगों को कोण निकालने के लिए। अगर प्रवणताएं बराबर हो, रेखाएं समांतर होंगी। अगर प्रवणताओं का गुणनफल -1 हो, रेखाएं लंबवत होंगी। इतनी बातें याद रख लेंगे। 93%, बहुत सुंदर। छोटी छोटी सी बातें हैं, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है, ज्यादा परेशान होना ही नहीं है। जैसे कि ये वाले का उत्तर बताओ, क्या आएगा? सिंगल करेक्ट, 60 सेकंड। मजा आ गया, वेरी गुड। क्या डायरेक्ट एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना बेटा, पहले एडवांस की करना है। 4 बिंदु है तो भैया इसका क्षेत्रफल ऐसे लिख दो, डीबीसी और ईबीसी। डीबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ध्यान से सुन लेना। डीबीसी के क्षेत्रफल में x 3x1 और -351 4 -2 1, इसका बटे एबीसी का क्या आ जाएगा? 6 3 1 -351 4 -2 1। इस अनुपात को 1/2 कर दो, है ना। और चूंकि हम अपांक लगाते हैं हम लोग, तो प्लस माइनस 1/2 कर दो। ये दोनों का 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाली सारणी का प्रसार अलग कर लेना, नीचे वाली सारणी का प्रसार अलग कर लेना, और फिर इसको हल कर देना। ठीक है, समझ गए सूरज कुमार? अगर संगामी हो तो फिर तो दो प्रवणताओं की बात ही नहीं होगी। समांतर और संगामी दोनों हो सकते हो, बोल सकते हो कि दो रेखाएं संगामी है तो m2 होगा ही नहीं, m1 ही होगा जो भी होगा। ठीक है। Then distance of midpoint P and Q are on the line joining this and this such that AP is equal to PQ। तो ये समत्रिभाजक वाले हो गए, है ना। समत्रिभाजक वाले पता कर लो, है ना। फर्स्ट का 0, दूसरे का 90 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो इसका उत्तर क्या आ गया? डी। 56% डी दिए हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं ऐसा। इस पहले वाले की प्रवणता कितनी हो जाएगी? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। दूसरे वाले की प्रवणता क्या हो जाएगी? माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक। अभी जो किया था वही तो सवाल था, इसमें ये -2/3 है और ये 3/2 है। देखो m1 गुणा m2 कितना आ गया? -2/3 × 3/2, माइनस आ गया। m1 m2 माइनस आ गया, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बोलो। चलिए एक सवाल और करते हैं, ये करो। एक बटा तीन, तीन, 1/3 और -3, मल्टीपल करेक्ट है ये। करो, अभी करो, फिर देखते हैं थोड़ी देर बाद। एक ही गलत हुआ था फिर भी कोई बात नहीं बेटा, डी इज राइट। सर एक दिन में कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस? 30 क्वेश्चन। हाँ आएगा, अभी आएंगे, वहां पे भी पहुंचेंगे। डी होगा, ऑल क्लियर, ए करेक्ट, डी इज द राइट आंसर, ऑल क्लियर, डी इज द राइट आंसर। कैसे करो भैया, थोड़ा थोड़ा करके निपटाओ, इसमें तो क्या कर सकते हैं, है ना। क्लास के लास्ट में जो पढ़ाते हैं उसके क्यों ऐसा क्यों करवाना चाहते हो तुम? उससे क्या होगा? तुम खुद करो, है ना। क्लास के बाद 15 मिनट बैठो और खुद से करो। अब युद्ध नहीं है, व्रण होगा। हाँ वेरी गुड, सुनाएंगे सुनाएंगे। आप मेरा डाउट नहीं देखते कर? ठीक है बेटा, करवा देंगे सर, सब ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का सवाल भी बन रहा है और आप ही बता रहे हो कि 2 की दिन में कितनी बार करनी चाहिए। बता दो कि दिन में कितनी बार करनी चाहिए, क्या बोल रहे हो? लिखने का समय दिया करो। लंबवत रेखाओं का स्लोप का गुणनफल माइनस होता है तो 100। हाँ बिल्कुल, तो एक का स्लोप 0 है और एक का स्लोप 1/0 है, -1/0। मतलब ये मान लो तुम कि जिन रेखाओं का स्लोप जो है, अरे मल्टीपल, ये आंसर मल्टीपल करेक्ट, 120 सेकंड। हिंट देते हैं तुमको, हिंट ये है, दो रेखाओं के मध्य न्यून कोण, यानी कि जो थीटा होता था वो अल्फा/4 है। ये अल्फा/4 लिख दिया इन्होंने, ये पाई होना चाहिए, π/4। ये पाई कर लो इसको, π/4 है। थीटा इज इक्वल टू π/4। एक की प्रवणता 1/2 है तो दूसरी रेखा की प्रवणता ज्ञात करो। m1 जो है वो 1/2 है, m2 को m मान लो, तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 बटे 1 + m1 m2। ऐसे करना है तुम लोगों को, करो। π/4 से करो उसको, है ना। वो गलत लिख दिया उन्होंने, अल्फा/4 लिख दिया। दो रेखाओं के मध्य न्यून कोण π/4 है। m1 जो है एक की प्रवणता 1/2 है तो दूसरे की प्रवणता कितनी होगी? π/4 है। क्लियर है? हाँ पाई ही कर दिया बेटा, है ना। ठीक है, डी और सी है, ए और बी है, बैकलॉग है। जेई में क्यों नहीं आते हैं भैया? बहुत क्वेश्चन आते हैं। डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, ए बी इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, डी इज करेक्ट। वो लेट ही दिया था बेटा, लेकिन वो नो व्यू बेटा, सब ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी का सवाल नहीं बन रहा है। और आप भी बता दो कि दिन में, हाँ बता, बोल तो दिया बेटा, हो गई बात खत्म अपनी, है ना। वेरी गुड। क्या आंसर है? आंसर देखते हैं अभी। थीटा की जगह लिख दो π/4। m1 कितना 1/2, माइनस m2 कितना m, 1 प्लस m1 की जगह लिख दिया 1/2 और m2 की जगह लिख दिया m। tan π/4 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लघुत्तम ले लोगे तो ये हो जाएगा 1 - 2m/2 और बटे यहाँ पर आ जाएगा 2 + m/2। अब ये 2 से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 - 2m/2 + m। अब देखो जब भी मापांक खुलता है ना तो प्लस माइनस के साथ खुलता है, यानी कि 1 - 2m/2 + m।
ये प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो यहां से दो केस बनेंगे, एक बार इसको प्लस 1 के बराबर करो और एक बार इसको माइनस 1 के बराबर करो। तो प्लस 1 के बराबर करोगे तो ये हो जाएगा m+2 है ना, इसको m को इधर भेज दो तो 3m m इक्वल टू -1/3 और इधर रखोगे तो 1 - 2m इक्वल टू -m - 2। तो कितना हो जाएगा, m इधर ले आओगे तो 3, तो m या तो 3 हो जाएगा या -1/3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए या बी, ए बी। ओहो पोल नहीं पहुंचा था क्या? बताओ ये बात समझ में आ गई क्या? क्या किया गया यहाँ पे, क्लियर है क्या? आंसर ए और बी दोनों होंगे, आंसर ए एंड बी दोनों होंगे। बताओ समझ में आ गई बात? बस ये ध्यान रखना कि जब भी मापांक खुलेगा तो प्लस और माइनस दोनों के साथ खुलेगा, जब भी मापांक खुलेगा तो प्लस और माइनस दोनों के साथ खुलेगा। क्लियर है? बोलो। चलो फिर ये सवाल करो। 94%, बहुत सुंदर। अब ये कमेंट्स रोकते हैं, करो इस सवाल को। सेकंड स्टेप रिपीट, एक बार सर आके बार और बात जी, वेरी गुड। सेकंड स्टेप में क्या है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, इसको हमने मान लिया, ये सूत्र है। यहाँ पे लघुत्तम ले लिया, 1 - 2m/2, यहाँ पे 2 + m/2, इस 2 से ये 2 कट जाता है, 2 से 2 कट जाता है, क्या हो जाता है, कट जाता है, लघुत्तम ले लिया फिर, है ना, ये और भी होगा। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। मैं जब भी बैठता हूँ तो मेरा मन ही नहीं लगता, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, सॉरी बेटा, मेरी वजह से गलत है, प्लस माइनस लगाना भूल जाता है। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत बैकलॉग है, ऑल क्लियर। हाँ बेटा बिल्कुल। अरे ऐसा मत करो भैया, नहीं करो ऐसे। अरे तो ऐसे कैसे चलेगा, दो दो जगह कैसे मैनेज करोगे? यहाँ लोगों से एक नहीं मैनेज हो रही है और तुम दो दो मैनेज करने की बात कर रहे हो। मूल बिंदु से गुजरने वाली तथा इस रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाने वाली, तो जिनको सवाल समझ में नहीं आया उनको सवाल समझाता हूं मैं। एक रेखा है, यह कौन सी रेखा है, L1 x - √3y = 0। इसकी कुछ प्रवणता होगी, वो निकाल लेना तुम, ठीक है। अब एक दूसरी रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, ध्यान से सुनना भैया। एक रेखा है जो मूल बिंदु से गुजरती है, तो क्या उसकी समीकरण बता सकते हो क्या? तो तुम बोलोगे सर दो जानकारी दो, एक जानकारी से नहीं पता चलता है। मूल बिंदु से गुजरने वाली तो हजारों लाखों रेखाएं हो सकती है। मूल बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा ये भी है, 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 ये सब मूल बिंदु से गुजर रही है। आपको कौन सी चाहिए? तो मुझे वो रेखा चाहिए जो L1 के साथ कितना कोण बनाती हो, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। तो हमने मान लिया कि जो रेखा हमको दूसरी चाहिए उसकी प्रवणता m है, और जो पहली रेखा है जिससे 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं इसकी प्रवणता कितनी होगी, -x का गुणांक और y के गुणांक का अनुपात, यानी कि 1/√3। पहली रेखा की प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा की प्रवणता मान ली m2, और कोण इन दोनों के बीच में कितना कर देना है, 60 डिग्री कर देना है। तो मुझे ये बताओ कि m का मान कितना होगा, दूसरी रेखा की प्रवणता क्या क्या हो सकती है, दूसरी रेखा की प्रवणता बताओ क्या क्या संभव है, दूसरी रेखा की प्रवणता। क्या सवाल समझ में आ गया है कि एक रेखा है दी हुई है हम लोगों को, यहां पर एक रेखा ऐसी बनाई हुई है, हमसे बोला जा रहा है कि एक दूसरी रेखा बताओ जो मूल बिंदु से गुजरती है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये हमारी पहली रेखा है जिसकी समीकरण थी x - √3y = 0। ये दूसरी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है और इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। हालांकि पहली रेखा भी मूल बिंदु से गुजरती है, तो ये मान लो कि 0,0 यही है। तो हमने क्या किया, इसकी प्रवणता m1 तो निकाल ली, और मान ली इसकी प्रवणता m2 m है, इनके मध्य कोण कितना कर दिया, 60 डिग्री कर दिया। तो m का मान बताओ, m का मान बताओ क्या क्या आएगा, m का मान क्या क्या आएगा। तो ऑप्शंस देता हूं मैं तुमको यहां पर, m के मान के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, है ना। m का मान 0 आएगा, m का मान √3 आएगा, m का मान -√3 आएगा, या m का मान नॉट डिफाइंड आएगा। बताओ ये जो दूसरी रेखा है L2 की प्रवणता क्या आ रही है, L2 की प्रवणता इनमें से क्या आ रही है, L2 की प्रवणता इनमें से क्या आ रही है, मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट। तो हमने क्या किया, इधर सूत्र लगाते हैं, tan 60 डिग्री = m1, यानी कि 1/√3 -m 1 + 1/√3 m √3। यहां पे फिर से लघुत्तम लेके कैंसिल कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 - √3m / √3 + m। एक बार प्लस के साथ खोल दो इसको, या एक बार माइनस के साथ खोल दो, इधर गुणा करो तो 3 + √3m = 1 - √3m। √3m हो गया 2 √3m = -2, तो m = कितना हो गया, -1/√3। और यहां से जब माइनस वाला लोगे तो -3 -√3m, √3m से √3m कैंसिल हो गया, -3 = 1 आ गया। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहां से m का कोई मान आया ही नहीं, मतलब m कैसा हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया, कैसा हो गया, अपरिभाषित हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आंसर, इनमें से देखा जाए तो इनमें से तो केवल डी ही है अभी तो, 20%। कुछ लोग ये भी लिख के चले गए। तो बताओ मुझे कि क्या L2 की प्रवणता ये दो होंगी, ये बात समझ में आ रही है क्या, क्या L2 की प्रवणता यही दो होंगी, रेखा के समीकरण बाद में लिखेंगे, L2 की प्रवणता यही दो होंगी, ये बात समझ में आ रही है क्या। वो कितना कोण बना रहा था, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री बनाएगी, एक तो -1/√3 वाली और एक 90 डिग्री वाली। बोलो क्या ये बात समझ में आती है, क्या यह बात समझ में आई है, वेरी गुड, वेरी गुड। डी तो एक आ ही गया, दो आंसर आएंगे, अपरिभाषित भी आएगा और ये भी आएगा। अब जब भी अपरिभाषित आए, पहली बात तो अपरिभाषित कैसे पता चलेगा, यहां से m का कुछ मान आना चाहिए था, और अगर वो मान नहीं आया इसका मतलब m कैसा है, अपरिभाषित है, नहीं आया इसका मतलब m कैसा है, अपरिभाषित है। ये बात ध्यान से सुनना, ऐसा है, ध्यान से सुनो भैया, सभी समझदार लोग यहाँ पे फोकस करेंगे, सभी समझदार लोग एकदम से ध्यान से देखेंगे। ये हमारी x अक्ष हो गई और y अक्ष हो गई। इस रेखा को ध्यान से देखोगे तो ये रेखा कैसी है, x = x - √3y = 0, यानी कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, √3y = x, यानी y = 1/√3x। क्या यह रेखा मूल बिंदु से गुजरती है, तुम बोलोगे हाँ गुजरती है। इसकी प्रवणता कितनी है, 1/√3, यानी कि इसको tan थीटा से तुलना करें तो इसकी प्रवणता कितनी आएगी, π/6 कोण बना रही है। तो ये रेखा कुछ ऐसी होगी जो मूल बिंदु से गुजरती है और कितना कोण बनाती है, मूल बिंदु से गुजरती है और 30 डिग्री का कोण बनाती है। क्या ये बात मानते हो तुम कि ये रेखा यही होगी, यही हमारी L1 रेखा होगी, y = x/√3। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं में नियतांक नहीं होता है, ये पहली रेखा होगी। क्या इस बात से हम लोग एग्री कर रहे हैं, बताओ क्या इस बात से एग्री करते हो कि सर ये पहली रेखा होगी और ये 30 डिग्री कोण बना रही है, 30 डिग्री कोण बना रही है, ये 30 डिग्री है, इस बात से हम लोग राजी हैं क्या,
समझदार लोग जवाब देंगे क्या यह रेखा ऐसी ही दिखेगी, मूल बिंदु से गुजर रही है और 30 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसी है? मानते हो? बहुत बढ़िया प्रतिभा, मानते हैं प्रतिभा जी। अब अगर यही रेखा है, हाँ ध्यान से सुनेंगे, अब 86% मानते हैं, पता नहीं बाकी लोग क्यों नहीं मान रहे। अब ये 30 डिग्री बना रही है, तो इससे 60 डिग्री बनाने वाली रेखा, इससे 60 डिग्री बनाने वाली रेखा या तो ये होगी, है ना, इधर 60 डिग्री पे जाओगे तो 30 तो ये पहले से था, 60 और मिल गया तो टोटल मिलाकर 90 वाले पे पहुंच जाओगे। या फिर अगर पीछे की तरफ आ गए तो 30 डिग्री कहां चले जाओगे, नीचे चले जाओगे, 30 डिग्री ऊपर थे 30 डिग्री नीचे आ जाओगे, तब जाके ये पूरा 60 डिग्री होगा ना। कितना डिग्री नीचे आ जाओगे, 30 डिग्री आ जाओगे। और जब नीचे जाते हैं वामावर्त दिशा में धनात्मक, दक्षिणावर्त दिशा में ऋणात्मक मानते हैं, तो इस कोण को हम क्या मानेंगे, -30 डिग्री मानेंगे। तो या तो ये वाली रेखा हो सकती थी L2 या ये रेखा हो सकती थी। तो यही तो कोण आए हैं तुम्हारे, -1/√3 मतलब कितना 10 -30 डिग्री वाले काम हुआ है। और अपरिभाषित मतलब ये 90 डिग्री वाली रेखा रही है। विजुलाइज कर पा रहे हो, जो लोग देख पा रहे हैं वो उन्हीं को दिखाना चाह रहा हूं मैं, बाकी जरूरत नहीं है, इसको विजुलाइज कर पाओगे तो अच्छी बात है। ये नीली वाली रेखा हमको दी गई थी और ये रेखा खुद एक अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाती थी। अब इससे 60 डिग्री पे जाना है, इस दिशा में 60 डिग्री पे जाओगे तो 30 + 60 90 मतलब सीधी रेखा आ जाएगी। और पीछे की दिशा में 60 डिग्री जाओगे तो बेटा 30 ऊपर थे 60 पीछे आए, मतलब एक अक्ष से देखोगे तो कितना पीछे चले गए, 30 पीछे चले गए, यानी कि -30 डिग्री। अगर यहां से लोगे तो M2 कितना हो जाएगा 10 ऑफ -30 डिग्री यानी -1/√3। और यहां पर देखोगे तो ये रेखा कैसी हो गई थी, सीधी रेखा हो गई थी, तो इसके लिए M2 क्या लिख दिया करते हैं हम लोग, अपरिभाषित लिख दिया करते हैं। यही दो मान यहां से भी आए थे। अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको इस रेखा की समीकरण बतानी है। एक ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, 0,0 से गुजरती है और उसकी प्रवणता हमको पता है, तो कैसे लिखते हैं हम लोग, दो, अगर पहला m = -1/√3 ले लें तो 0,0 से गुजरने वाली रेखा क्या हो जाएगी, y - 0, इस m का मान 1/√3 और x - 0, ये कितना हो जाएगा √3y - x, यानी कि x + √3y = 0। एक तो ये हो जाएगा। और दूसरा, यदि m अपरिभाषित हो तो देखो जब भी अपरिभाषित हो ना तो इसको 1/0 लिख देना, केवल सवाल हल करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0,0 से गुजारना है, बिंदु प्रवणता रूप लिखा हुआ भैया, ये जो घबरा जाए जो लोग उनके लिए बता दूं, ये y - y1 = m टाइम्स x - x1 चल रहा है यहां पर भी y - y1 m गुणा x - x1। क्या लिख दिया जाए, y1 है 0, m कितना 1/0 और ये 0, इधर 0 से गुणा कर दो x - 0 यानी कि x = 0। और ये किसकी समीकरण होती है, y अक्ष की समीकरण होती है। लिख लो इस बात को। बताओ कितने बालकों को इस चीज की हवा लगी कि हां सर समझ में आया कि यहां पे क्या हुआ था, कितने लोगों को यह सवाल समझ में आ गया है, बोलो। ध्यान से सुनते रहोगे तो समझ में आएगा बेटा, ज्योमेट्री है ये, विजुलाइज भी करना पड़ता है ना। डाउट चेक करो बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन चैप्टर कब शुरू होगा, सॉरी वाई फिजिक्स क्लास नॉट रनिंग। 0 0 कैसे हो गया, मूल बिंदु से गुजरना है, मूल बिंदु का मतलब होता है 0,0। सब ठीक है, लेकिन सवाल नहीं बन रहे हैं। और अभी भी होता है कितनी बार, एक दिन में कितना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, एक बार पोल करवाते कितने लोग अभी जिंदा है, धीरे धीरे रायता फैल रहा है। गुड इवनिंग। 83%, ठीक है भैया, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। एक दो चीजें बताते हैं तुमको छोटी छोटी सी, ध्यान से सुनना। नोट, पहला नोट, अगर कोई रेखा, यहां पे मैं बनाता हूं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष के समांतर रेखा, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो उसकी समीकरण होती है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण होती है y = कांस्टेंट टाइप की, और इसकी प्रवणता होती है 0। और x अक्ष की खुद की समीकरण होती है y = 0। ये x अक्ष की समीकरण है, x अक्ष की समीकरण, ठीक है। अब एक और बनाते हैं हम लोग, y अक्ष के समांतर रेखा कैसी दिखेगी, ऐसे मान लो y अक्ष के समांतर रेखा खींच दी जाए तो इसमें क्या होता है, इसकी समीकरण जो होती है y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण x = c होती है, x = c। ये जैसे ये y = k रूप की है, ये इसी तरह से x = c रूप की होती है। और प्रवणता जो होती है वो इसकी नॉट डिफाइंड होती है, अपरिभाषित होती है, ठीक है। ये x अक्ष, ये y अक्ष, अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, कोई रेखा मूल बिंदु से गुजर रही है, कहीं भी हो सकती है ना, मूल बिंदु से गुजरने वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा में नियतांक नहीं होता है। मतलब इसकी समीकरण कैसी दिखेगी, y = mx रूप की दिखेगी, या अगर व्यापक रूप में देखोगे तो ax + by = 0 रूप की दिखेगी, ठीक है। जब भी x अक्ष के समांतर रेखा की बात की जाएगी y नियतांक हो जाएगा उसमें। जैसे y = 3 अगर है ये, है ना, y नियतांक, जैसे इस समीकरण को y = 3 बोल दें तो किससे गुजरेगी, 0,3 से गुजरेगी। ये मान लो x = 5 है तो ये किससे गुजरेगी, 5,0 से गुजरेगी। और जो मूल बिंदु से गुजर रही है उसमें नियतांक नहीं आता, क्योंकि 0,0 इसको संतुष्ट करना चाहिए। लिख लो ये 3 बातें, बताओ तीनों बातें समझ में आ गई क्या, ये तीनों बातें समझ में आ गई क्या, हाँ बिल्कुल देंगे। लेकिन y = k कैसे है, y = k क्यों है, ध्यान से सुनना, y = k क्यों है, ये रेखा कैसी है, y अक्ष के समांतर है, मतलब यहाँ पर 1 रखोगे तो इस पर बिंदु क्या आएगा 1,3, 2 रखोगे तो भी क्या रहेगा 2,3, यहाँ पर 5 रखोगे तो भी क्या रहेगा 5,3। मतलब y निर्देशांक सदैव नियत रहता है, y निर्देशांक चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये 0 देखोगे तो ये बिंदु क्या हो जाएगा 0,3, इसका मतलब y क्या है, y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो इसकी समीकरण फिर कैसे लिखते हैं हम लोग, y = कांस्टेंट लिख देते हैं कि y बदलने वाला नहीं है। क्या बदलेगा, बदलेगा तो x बदलेगा। अब जब y नहीं बदल रहा है तो y फिक्स हो गया। जैसे कि x अक्ष पे देखोगे तो x अक्ष पे जितने भी बिंदु होते हैं उनका y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है ना, 1,0, 2,0, तो y फिक्स है, इसलिए y = 0। और यहाँ पर x फिक्स हो जाता है। अगर ऐसे कर दोगे तो ये बिंदु क्या होगा 5,1 मिलेगा,
ये 5,0 ऊपर जाओगे 5,1 मिलेगा, और ऊपर जाओगे 5,2 मिलेगा, नीचे जाओगे 5,-1 मिलेगा। तो क्या फिक्स है? 5 फिक्स है, मतलब x इक्वल टू 5 फिक्स है, और x इक्वल टू 5 फिक्स है, तो इसकी समीकरण हम क्या लिख देंगे? x इक्वल टू 5 लिख देंगे। अब ये ऊर्ध्वाधर रेखा है तो फिर इसका क्या हो जाएगा? प्रवणता अपरिभाषित हो जाएगी, और ये सीधी रेखा है तो प्रवणता इसकी शून्य हो जाएगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये 3 बातें हम लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब कुछ और बातें करते हैं। ये नोट नंबर 1 हो गया, अब नोट नंबर 2 लिखते हैं। बड़े काम का नोट है ये, ध्यान से सुनना। इस नोट में बहुत कुछ छुपा हुआ है ना। तो 2 टाइप की रेखाओं की बात करेंगे हम लोग, समांतर रेखा और दूसरी है लंबवत रेखा। समांतर रेखा और लंबवत रेखा। अगर समांतर रेखाएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं? ये एक दूसरे के समांतर होती है ना। और लंबवत रेखाएं होती तो कैसी होती हैं? एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं। समांतर रेखाओं के बारे में हम क्या जानते हैं कि इनकी प्रवणताएं क्या होती हैं? समान होती है। लंबवत रेखाओं के बारे में हम क्या जानते हैं कि इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है? -1 होता है। ध्यान रखना भैया, बहुत काम की चीज आ रही है, ठीक है। अब देखो, यदि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एवं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 समांतर रेखा है तो फिर क्या हो जाएगा? m1 इज इक्वल टू m2 हो जाएगा। वही ऊपर वाली बात। इसी तरह से यहां पर भी लिख सकते हैं हम लोग कि यदि y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एवं y इज इक्वल टू m2x प्लस c2 लंबवत रेखाएं हैं, लंबवत रेखा है, तो फिर क्या होगा? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, जो ऊपर भी लिखी हुई थी। यहां तक तो बातें हम लोगों को पता है। अब नेक्स्ट बात बताते हैं। मान लीजिए आपको 2 समांतर रेखाएं पता करनी है। रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c के समांतर रेखा का समीकरण y इज इक्वल टू mx प्लस d माना जा सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि देखो, एक रेखा थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना। ये थी मान लो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये वाली रेखा थी y इज इक्वल टू mx प्लस c। हमसे बोल रहे हैं कि इसका समीकरण मानो। अब तुम जो भी मानोगे, अगर ये इसके समांतर है तो प्रवणता तो m ही माननी पड़ेगी ना। अगर कोई चीज इसको इस रेखा से अलग बनाएगी तो वो क्या बनाएगी? नियतांक। यानी कि अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c एक रेखा है और उसके समांतर रेखा कुछ खुद से अज्यूम करनी है। जैसे सवाल ऐसा दिया जा सकता है कि एक रेखा है जिसका समीकरण y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसके समांतर वह रेखा बताओ जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। तो हम क्या करेंगे कि सर इसके समांतर रेखा माननी है ना, तो ऐसा करो, प्रवणता तो y की वही रख लो और नियतांक को छोड़ मान लो। तो इसकी समीकरण क्या होगी? y इज इक्वल टू 2x प्लस d, और इसको किससे गुजार दो? 0,0 से गुजार दो तो d का मान आ जाएगा। तो हमेशा दी गई रेखा के समांतर रेखा माननी हो तो प्रवणता सेम रख लेना, बस नियतांक में परिवर्तन कर देना। रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के समांतर रेखा, प्रवणता सेम रखो, नियतांक बदल दो। समझ गए बात को? तो ये यहां पर हो गई कि अगर समांतर रेखा माननी हो तो कैसे मानोगे। अब आ जाते हैं कि रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c के लंबवत रेखा माननी हो, लंबवत रेखा y इज इक्वल टू -1/mx प्लस c मानी जा सकती है, d मानी जा सकती है। अब ऐसा क्यों किया मैंने? देखो, ये रेखा हमको दी गई थी और दूसरी रेखा इससे लंबवत होनी चाहिए। इनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होना चाहिए? -1 होना चाहिए। मान लो एक रेखा है, 2 लंबवत रेखाओं में से एक रेखा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसकी प्रवणता अगर 2 है तो इसके लंबवत रेखा की प्रवणता क्या मानेंगे? इसकी रेखा, इसकी प्रवणता 2 मान ली तो m2 m1 गुणा m2 कितना होता है? -1 होता है। इसका मान था 2 तो m2 कितना आ गया? m2 आ गया -1/2। यदि 2 रेखाएं लंबवत होती है तो एक की प्रवणता दूसरी की प्रवणता के व्युत्क्रम के ऋणात्मक के बराबर होता है। तो एक की प्रवणता m थी तो दूसरी की क्या मान ली गई? -1/m मान ली गई। पहले ये बताओ कि यहां तक की बात क्लियर हो गई क्या? ये 3 बिंदु दोनों तरफ के क्लियर है क्या हम लोग को? कि ऐसा ऐसा मान सकते हो क्या? इसमें किसी को कोई शक, कोई दिक्कत, कोई डाउट? बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। c क्या है? c नियतांक है बेटा, व्यापक सरल रेखा के विभिन्न रूप पढ़ो। ऐसे एकदम से नहीं जागना है, ठीक है, एकदम से नहीं जागना है। मैंने पहले बोला था जिन लोगों ने सरल रेखा के विभिन्न रूप नहीं पढ़े आगे सब चक्कर पड़ जाएगा। पीडीएफ फोटोकॉपी में बहुत टाइम लग जाता है। मेरा बैकलॉग क्लियर हो गया और सब बढ़िया, समझ में नहीं आया। लव यू सर जी, 3rd वाले में फर्स्ट भी आया है। नियतांक बस बदल देना है। ऊपर जब गए थे बेटा 60 डिग्री तो 30 से 60 आगे गए थे तो 90 पहुंच गए थे। पीछे आए थे 30 से 60 पीछे हो गए तो -30 पे आ जाओगे, ठीक है। हाँ, 88% मान रहे। चलो अब देखो, एक रूप और होता है हमारे पास, चौथा। रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 समांतर रेखा होगी यदि इनकी प्रवणताएं भी बराबर कर दो। पहले की प्रवणता क्या होगी बताओ? पहले की प्रवणता कितनी होगी? -a1/b1, और दूसरे की प्रवणता कितनी होगी? -a2/b2। अब अगर इन दोनों को बराबर कर दें तो क्या आ गया? -a1/b1 इज इक्वल टू -a2/b2। तो इसको हम लोग माइनस से माइनस काट दो और a2 को इधर ले आओ तो a1/a2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? b1/b2 लिख सकते हैं। ये बात मान ली क्या तुमने? हाँ, तो देखो यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं इस रिजल्ट को, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी लिखा जा सकता है कि रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लंबवत होंगी यदि, अब यहां पर पहले की प्रवणता कितनी? -a1/b1, दूसरे की प्रवणता कितनी? -a2/b2, और लंबवत होने के लिए क्या होना पड़ता है? m1 m2 -1, यानी कि -a1/b1 गुणा -a2/b2 इज इक्वल टू कितना? -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, a1a2/b1 b2 इज इक्वल टू -1। इसको इधर गुणा कर दो तो a1a2 a1a2 इज इक्वल टू -b1b2, तो ये कितना आ जाएगा? a1a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, यदि a1a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। किसी का मन हो तो रोक के पढ़ लेना है। अब लास्ट चीज, अंतिम चीज क्या है कि रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा, प्रवणता वही रखेंगे, ax प्लस by प्लस d इज इक्वल टू 0 मानी जा सकती है।
कभी मानना हो तो ऐसे मान लेना, है ना। क्या करना, इनके गुणांक समान रखना ताकि प्रवणताएं समान बनी रहे। अगर रेखा अलग होगी तो किससे होगी, केवल गुणांक से अलग होगी, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं कि रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 मानी जा सकती है। क्यों, क्योंकि पहले की प्रवणता और दूसरे की प्रवणता का गुणनफल कितना बना रहना चाहिए, -1 बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 बिंदु हम लोगों को याद रखना है कि प्रवणताएं बराबर होंगी, प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। अगर इस टाइप की रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, प्रवणताएं बराबर होंगी, लंबवत रेखाएं, प्रवणताओं का गुणनफल -1 होगा। इसके समांतर रेखा माननी है तो प्रवणता समान रखो, सी की जगह डी लिख दो। इसके लंबवत रेखा माननी है तो एम की जगह -1/m कर दो, नियतांक बदल दो। अगर ये दोनों समांतर है तो a1/a2 = b1/b2 होगा। लंबवत है तो a1a2 + b1b2 शून्य होगा। ax + by + c के समांतर माननी है तो x + by ऐसा ही रहने दो, x के गुणांक y के गुणांक वैसे रहने दो, d बस बदल दो। और यहां पर इसके लंबवत माननी है तो इनके जो गुणांक हैं वो आपस में परिवर्तित कर दो। देखो किसी को अगर इस लास्ट वाले में डाउट है तो पहली रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, -a/b, और दूसरी रेखा की प्रवणता कितनी आ जाएगी, b/a। देख लो m1 × m2 कितना आ रहा है, a -1 आ गया क्या, यानी कि एक रेखा अगर ऐसी है इसके लंबवत माननी है तो ये मान सकते हैं, ठीक है। बोलो क्या ये बातें क्लियर हुई, ये याद रख लोगे क्या, याद रखना बहुत जरूरी है। देखो क्या करना है वो याद रखना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। वहां पे दोनों की प्रवणता समान आ रही है। यहां पर m1 कितना आ रहा है, -a/b, और m2 कितना आ रहा है, -a/b। m1 m2 दोनों -a/b। वेरी गुड। अभी कुछ सवाल करेंगे उससे और क्लैरिटी आएगी बेटा। जैसे कि ये सवाल करो, %91, बहुत बढ़िया। ये सवाल करो, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। ये दूसरी रेखा कौन सी है, y = 2x + 3। तो इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, इस रेखा की प्रवणता क्या होगी, और दोनों को बराबर कर दो। पहली रेखा की प्रवणता दूसरी रेखा की प्रवणता क्या होगी, दोनों को बराबर कर दो। बताओ, परपेंडिकुलर 3 में कांस्टेंट सेम होगा तब क्या होगा। थर्ड लाइन समझाइए, अभी समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन सारे समझाएंगे, 5 वाला भी समझाएंगे, सब समझाएंगे, चिंता मत करो। क्या आंसर आ रहा है इसका, सिंगल करेक्ट, 90 सेकंड भेजते हैं। लंबवत है, सॉरी गलत बना दिया मैंने डायग्राम, लंबवत है। ये है 4,3 और 2, और ये रेखा है y = 2x + 3। समांतर नहीं है, लंबवत है। इसका m1 मान लें और इसका तो m2 कितना है, 2 है। तो m1 कितना हो जाएगा, दो बिंदु है तो लैम्डा -3/2 - 4। m2 कितना है, 2 है, तो m1 × m2 कितना होना चाहिए, -1। लैम्डा -3 - 2 × 2 = -1 आना चाहिए। लैम्डा -3 = 1 हो जाएगा, लैम्डा = 4 हो जाएगा, यानी कि बी होना चाहिए आंसर। 31% ही बी दे पाए थे। क्या ये सवाल समझ में आया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी गुड। सुधांशु, जय श्री राम। सी क्या है, सी नियतांक है, सी कांस्टेंट होता है बेटा, है ना। सी क्या होता है, सी कांस्टेंट होता है, ठीक है। m2 2 कैसे है, बहुत बढ़िया। ऐसी बातें करो भैया, अभी आए हो क्या डायरेक्ट ही। ये y = mx + c में x का जो गुणांक होता है वही अब क्या बताएं तुमको, और पूछ भी दे रहे हैं भाई। इतना खतरनाक लोग हैं कि एक तो उन्हें पता ही नहीं कि y = mx + c क्या होता है, और उसके बाद एकदम जो है धड़ाक से 2 कैसे हो गया। अरे चौथी क्लास चल रही है भैया, क्लास नंबर 4, पहली क्लास में प्रवणता पड़ी थी। ये x का जो गुणांक होता है, ये यहाँ 2 बिंदु दिए हुए हैं तो ऐसे आ जाता है। थोड़ा तो भैया ऐसे करो, इतना मत खराब करो, है ना, कि इतना कर दोगे तो फिर अजीब हो जाएगा। चलो एक सवाल पूछते हैं तुमसे, 84% बोल रहे हैं तो समझ में आया। यदि रेखा y = 2x + 3 एवं y = λx + 5 समांतर रेखा है तो लैम्डा कितना होगा। दूसरा, यदि रेखा y = 2x + 3 एवं y = λx + 5 लंबवत है, लंबवत रेखा है तो लैम्डा कितना होगा। तीसरा, यदि रेखा 2x + 3y + 5 = 0 एवं λx + 6y + 7 = 0 समांतर है तो लैम्डा कितना होगा। और चौथा, यही दो रेखाएं, यदि रेखा 2x + 3y + 5 = 0 एवं λx + 6y + 7 = 0 लंबवत है तो लैम्डा कितना होगा। बोलो। सॉल्यूशन नंबर 1, ये दोनों समांतर हैं तो दोनों के स्लोप सेम होने चाहिए। पहले वाले का स्लोप 2 है, दूसरे वाले का स्लोप लैम्डा है, लैम्डा = 2 होना चाहिए। दूसरा, ये दोनों लंबवत है, पहले वाले का स्लोप 2 है, दूसरे वाले का स्लोप लैम्डा है, m1 × m2 -1 होता है, यानी कि दो लैम्डा -1 होगा, लैम्डा = -1/2। पहले दो में किसी को दिक्कत है क्या, पहले दो समझ में आ गया क्या, बोलो। पहले दो का उत्तर समझ में आ गया क्या, पहले दो का उत्तर बताओ। फिर तीसरा, तीसरे में क्या है, 2x + 3y + 5 = 0 और λx + 6y + 7 = 0। तो इसमें क्या होता है, x के गुणांकों का अनुपात यानी कि 2/λ = y के गुणांकों का अनुपात क्या होता है, a1/a2 =
b1 बटे b2, तो 2 बटे लैम्डा इज इक्वल टू 3 बटा 6, तो यहां से लैम्डा का मान कितना आ जाएगा 4। तीसरा हो गया, चौथे पे आ जाते हैं। पहले ये बताओ, इन दो का देख लेते हैं। 92%, चलो बहुत बढ़िया। अब कमेंट रोकते हैं, तीसरा और चौथा। 2x प्लस 3y प्लस 5, ये पहली रेखा है, पहली रेखा के लिए a1 b1 c1, लैम्डा x प्लस 6y प्लस 7, a2 b2 c2, a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, a1 a2 हो गया 2 लैम्डा, b1 b2 हो गया 18 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू -9। तीसरा और चौथा क्लियर है क्या? पहले दूसरे के बाद तीसरा चौथा क्लियर है क्या? कुंदन भारती ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, बहुत बढ़िया। 1/m क्यों नहीं लिया? ले सकते हो, वैसा काम करना ही नहीं था हमें, डायरेक्ट जरूर थोड़ी ना जो सारी चीजें सीख ली उन सभी को अप्लाई करना ही है। m1 गुना m2 -1 ले लिया, उससे हो गया काम हमारा, ठीक है। कर लोगे इतना काम, बहुत बढ़िया। 91% को ये बात भी समझ में आ गई। एक सवाल और देता हूं मैं। रेखा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 के समांतर वह रेखा ज्ञात करो, वह रेखा ज्ञात करो जो बिंदु 7,9 से गुजरती है। करो करो ये सवाल। इसके समांतर वह रेखा ज्ञात करो जो 7,9 से गुजरती है। ये एक रेखा है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इसके समांतर रेखा वो ढूंढनी है जो 7,9 से गुजरती है ना। तो कैसे करेंगे हम लोग, साथ में करो भैया। माना समांतर रेखा y इज इक्वल टू 3x प्लस d है। क्या करेंगे हम लोग, इसके समांतर रेखा माननी है तो स्लोप तो सेम मान लो, प्रवणता तो सेम मान लो। इसकी प्रवणता 3x है तो समांतर रेखा की भी वही होगी। अगर अंतर आएगा तो किसमें आएगा, नियतांक में आएगा। तो बताओ क्या उत्तर आएगा। अब यह रेखा 7,9 से गुजरती है, तो 7,9 से संतुष्ट करवा दो। y की जगह 9, 3 7 d कितना आ गया, माइनस का 12। वेरी गुड विकी। अतः रेखा y इज इक्वल टू 3x माइनस 12 होगी। देखो ये इसके समांतर भी है और 7,9 से गुजर भी रही है। वेरी गुड हिमांशु यादव, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 2, रेखा y इज इक्वल टू 7x प्लस 4 के लंबवत वह रेखा ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरती है। किससे गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। बताओ क्या होगा, क्या उत्तर आएगा भैया इसका। अब लंबवत रेखा अगर माननी है तो क्या मानोगे, माना लंबवत रेखा, क्या करते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू यहां जो लिखा होता है उसका व्युत्क्रम का ऋणात्मक लिख देते हैं, x प्लस d है। तो अब उसके बाद ये किससे गुजरती है, यह रेखा 0,0 से गुजरती है। तो 0,0 संतुष्ट करवा दो इसमें, 0 तो d कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। d 0 ले जाके यहां लिख दो, तो रेखा की समीकरण कितनी आ गई, रेखा की समीकरण, इसको हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, x प्लस 7y इज इक्वल टू 0, x माइनस y इज इक्वल टू 7 नहीं आएगा, y इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा। वेरी गुड शेखर पांडे, है ना। क्या ये दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, क्या ये दोनों सवाल समझ में आ गए हैं, बोलो क्या ये दोनों सवाल समझ में आ गए। माइनस क्यों मानोगे बेटा, अभी मैं जो लिखवा के आया हूं उसको करो ना भैया, ऐसे क्यों मान रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है, ये क्या लिखवाया है यहाँ पे, ये कि अगर ये है तो इसके लंबवत रेखा यह मानी जा सकती है। इसमें माइनस कहाँ किया था, m का व्युत्क्रम करो, माइनस लगा दो आगे। ये छोटी छोटी बातें याद रख लोगे बेटा तो काम हो जाएगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। वेरी गुड, प्लीज अब स्टॉप कर दो, गाना बताओ आज का। ऑल क्लियर, 3x माइनस 12, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर एक सवाल और करवाता हूं जिससे हमारा 5th पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 4 पॉइंट तो क्लियर हो गए होंगे, 5th पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं। रेखा 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के समांतर वह रेखा ज्ञात करो जिसका या जो बिंदु 3,4 से गुजरती है। इसके समांतर वह रेखा ज्ञात करो जो 3,4 से गुजरती है। बताओ क्या उत्तर होगा। ये सवाल इसका एक और सवाल करेंगे, उसके बाद फिर छुट्टी करेंगे, ठीक है। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम, है ना। पहले हम लोगों को थोड़ा सा खुद से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे समझना चाहिए। तो क्या करेंगे, माना समांतर रेखा 3x प्लस 4y, इसमें कुछ नहीं बदलते हैं, बस नियतांक हम लोग बदल देते हैं। देख लो इसमें 5वां पॉइंट यही था कि अगर इसके समांतर रेखा माननी है तो a ऐसा कैसा रखो, b ऐसा कैसा रखो, बस नियतांक बदल दो, जो भी नियतांक था उसको बदल दो। तो यहाँ पे नियतांक हमने क्या कर दिया, d कर दिया। अब ये किससे गुजरती है, यह रेखा 3,4 से गुजरती है, तो गुजार दो। x की जगह 3 रख दो, y की जगह 4 रख दो, प्लस d इज इक्वल टू 0। तो 3 3 9 4 चौक 16, d इज इक्वल टू कितना आ गया, -25। इसको ले जाकर रख दो यहाँ पे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 3x प्लस 4y -25। देखो समांतर है 3x 4y, बस नियतांक का अंतर है। एक अंतिम सवाल आज कर रहे हैं हम लोग, यह है कि रेखा x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के लंबवत वह रेखा ज्ञात करो
जो बिंदु -2, -1 से गुजरती है। करो, बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। और बताओ पिछला वाला समझ में आया नहीं आया। पिछले वाले के लिए बताओ हाँ या ना और इसका उत्तर बताओ। पिछले वाले के लिए बताओ हाँ या ना और इसका उत्तर बताओ। पिछले वाले के लिए बताओ हाँ या ना और इसका उत्तर बताओ। यस, वेरी गुड। क्या आ रहा है? अब इसकी लंबवत रेखा माननी है। वेरी गुड, 91% बोल रहे हैं, समझ में आ रही बात। सॉल्यूशन, माना लंबवत रेखा। अब लंबवत रेखा कैसे मानते हैं हम लोग? इनके गुणांक आपस में बदल देते हैं। एक्स का गुणांक 1 था तो वाई के गुणांक पे चला जाएगा, वाई का गुणांक 2 था तो आगे आ जाएगा, -1 और प्लस नियतांक बदल देते हैं। यही काम किया था, देख लो जाके, यहाँ लिखा हुआ है। ए एक्स और बी वाई में आपस में बदल देते हैं, ये बी एक्स और ए वाई हो जाता है, और बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो माना लंबवत रेखा ये है, तो ये किससे गुजर रही है? -2, -1 से गुजरती है, -2, -1 से गुजरती है। यहाँ रख दो 2 -2 -y -1 प्लस डी इज इक्वल टू 0, -4 प्लस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 0, -3 प्लस डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू आ गया 3। ये 3 ले जाके यहाँ रख दो, तो समीकरण क्या आ गई? 2x - y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बताओ क्या ये बातें समझ में आ गई? ये अंतिम प्रश्न भी समझ में आ गया क्या? बोलो, क्या यह अंतिम प्रश्न भी समझ में आ गया है ठाकुर आदित्य सागर? कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। और एक प्रश्न है गहरा जिसका हरि को टाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। राधे राधे, यहीं पे रोकते हैं हम आज की कहानी। बाकी बातें अगली क्लास में, ये जो आज पढ़ा है ये पढ़ के आना है। आज तक की क्लास पढ़ के आनी है, तब ही आगे समझ आएगा, नहीं तो रायता फेल जाएगा। होमवर्क नंबर 1, होमवर्क नंबर 2, डीपीपी नंबर 3 तक कर लेना। कहाँ तक कर लोगे? डीपीपी नंबर 3 तक, ठीक है। बहुत बढ़िया, 92% को बातें समझ में आ गई। आयुष व्यास, विष्णु गुप्ता, बलराम सैनी, ऋषु सेठ, नैवेद्य देवांगन, नमन कुमार, प्रज्ञा पटेल, अंशु, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं पे रुकते हैं हम लोग, बाकी क्लास कल करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।